नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। बात करते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बुधवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां पर सबसे पहले हरिद्वार के पास स्थित कृष्ण कृपा धाम में एसएस के पूर्व सह कार्यवाहक मदन दास की श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज ऐसे महामना मदन दास जी का हम सबको छोड़कर चला जाना बहुत ही दुखदायी रहा है। हमारे लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि आज पूजनीय मदन दास जी की को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई है और यहां आकर यही सीख मिलती है कि महापुरुषों के द्वारा दिखाए गए रास्ते और उनके आचरण से सीख लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता विकास चौहान जुड़ चुके हैं। जी विकास, मुख्यमंत्री धामी आज स्वर्गीय मदन दास जी की श्रद्धांजलि सभा में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या जानकारी है? मुख्यमंत्री आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहाँ सबसे पहले वो रुड़की पहुंचे और जिसके बाद मदन दास की जो अस्थियां हरिद्वार में आई थी, जिनको गंगा हरिद्वार में हर की पैड़ी पर विसर्जित किया जाना था, उससे पहले उनकी एक श्रद्धांजलि सभा हरिद्वार में हुई, जहाँ पर मुख्यमंत्री ने शिरकत की है, जिसमें तमाम जो उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और प्रेमचंद अग्रवाल जैसे नेता भी यहाँ पर शामिल रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मदन दास देवी थे, उनके जो जीवन था संघ के साथ साथ कहीं ना कहीं एक आम जीवन में भी प्रेरणा स्रोत रहे। जो लोगों को उन्होंने किस तरह का जीवन अपने नियम के तहत जीना चाहिए और किस तरह से देश की सेवा करनी चाहिए, इसको उन्होंने समझाया। तो वही बात यहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि यहाँ पर उनको दी और यहाँ के श्रद्धांजलि सभा में जो श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री देहरादून के लिए रवाना यहाँ से हो गए। जी बिल्कुल, तो हरिद्वार आए थे, सिर्फ इसी कार्यक्रम के लिए आए थे और उसके बाद देहरादून के लिए रवाना हो गए। इस कार्यक्रम में कितनी देर रुके मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री करीबन 1 घंटे का यहाँ पर कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री का जो हरिद्वार में आरक्षित था, लगभग यहाँ पर काफी लगभग 40 मिनट तक उन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी, वहाँ पर वो करीबन काफी देर तक रुके और उसके बाद वो हरिद्वार के जो हेलीपैड, भल्ला कॉलेज का हेलीपैड है, वहाँ पहुंचकर वो हेलीपैड के माध्यम से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो देहरादून के लिए रवाना यहाँ से हुए हैं। जी बिल्कुल। साथ ही साथ कार्यक्रम में जिस तरह से उन्होंने संवाद किया लोगों से और श्रद्धांजलि अर्पित की, उनका ये भी कहना है कि इस तरह के महापुरुषों के द्वारा जो रास्ता दिखाया जाता है उस पर लंबे समय तक लोग चलते हैं और अपने जीवन के मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सबसे पहले जब जैसे ही श्री कृष्ण धाम में पहुंचे और जहां वो उनकी श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर कर रही थी, उन्होंने उसमें शिरकत करते हुए उन्होंने अपने जो वक्तव्य था उसमें बिल्कुल यही बात कही कि जिस तरह से उनका जीवन कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत था पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, कि उन्होंने लोगों को जिस तरह की एक नियम और जो देश की सेवा के लिए जो नियम तय किए और बताए, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे और उनके खुद के लिए भी उन्होंने बताया कि खुद के लिए भी वो एक प्रेरणा स्रोत है और उनका जो क्षति है उसको कहीं भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी अपूर्णीय क्षति उनके जाने से हुई है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से रुड़की से आज मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचे थे, हरिद्वार में इस कार्यक्रम के बाद क्या सीधे रवाना हो गए या किसी अन्य कार्यक्रम की भी रूपरेखा उनके कार्यक्रम के दौरान बनाई गई थी? देखिए, जिस तरह से पूरा कार्यक्रम बनाया गया था, पहले श्रद्धांजलि सभा में उनको यहाँ पर पहुंचना था। हालांकि हर की पैड़ी पर भी उनको यहाँ पर उनकी जो अस्थियां प्रभावित की जानी थी, उसमें भी मुख्यमंत्री को शामिल यहाँ पर होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से, क्योंकि देहरादून में कोई आवश्यक मीटिंग उनकी आ गई थी और काफी देर इस कार्यक्रम में वो शिरकत भी उन्होंने यहाँ पर की, जिसके बाद मुख्यमंत्री सीधे यहाँ से आश्रम से जहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि सभा थी, वहाँ से सीधे देहरादून के लिए रवाना हुए। वहीं जो अन्य जो लोग थे वो हर की पैड़ी पर उन्होंने पहुंचकर मदन दास जी की जो श्रद्धांजलि यहाँ पर की और गंगा में जो अस्थियां विसर्जन की जानी थी वो यहाँ पर पूरे विधि विधान से यहाँ पर की गई हैं। जी विकास, इसके अलावा काफी बड़े स्तर पर इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। लगभग कितने लोग इस सभा में सम्मिलित हुए थे?
देखिए, क्योंकि बड़ी सख्तियत रहे थे, तो कहीं ना कहीं जितने भाजपा के जो लोग थे वो तो यहाँ पर शिरकत में थे ही, और जितने संघ और स्वयंसेवी संघ के जो लोग थे वो भी यहाँ पर शिरकत करने पहुंचे थे। वहीं मैंने जिस तरह से बताया कि कैबिनेट मंत्री जिस तरह से सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और प्रेमचंद अग्रवाल भी यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में यही बात कही कि जिस तरह से उन्होंने समाज के लिए बड़े काम किए हैं और उनकी जो क्षति है उसको कहीं ना कहीं भुलाया नहीं जा सकता। खासकर संघ और भाजपा के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा यहाँ पर लगाया है, और उसकी जो नींव उन्होंने रखी है वही उसका ही फलस्वरूप है कि जो भाजपा आज इस तरह से मजबूत स्थिति में है। कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों का जो योगदान संघ के माध्यम से उनको मिला है। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा विकास, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ ही साथ साधु संत भी भारी मात्रा में वहां पर नजर आ रहे हैं। आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि अस्थियां विसर्जन कार्यक्रम के अलावा जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम अलग अलग क्षेत्रों के लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा और जिस तरह से अस्थि विसर्जन कार्यक्रम था उसमें यहाँ पर शिरकत लोगों ने की है। बिल्कुल जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो हरिद्वार की, क्योंकि हरिद्वार धर्म नगरी है, तो कहीं इसके गंगा सभा जो है उसके सदस्य भी यहाँ पर मौजूद रहे, और साधु संतों बहुल्य क्षेत्र है, तो बिल्कुल यहाँ पर साधु संतों ने बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचकर उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी। वहीं भाजपा के कई बड़े नेता भी, जो स्थानीय नेता हैं, वो भी यहाँ पर रहे, और इसके अलावा कई जो कह लीजिए जो संघ और भाजपा से और जो अन्य जो उनको अपने व्यक्तिगत रूप से जो उनके व्यवहारिक थे, वो जो उनका व्यवहार जिनसे था, वो लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में बिल्कुल यहाँ पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर दी थी। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं अगली खबर की। देहरादून से अगली खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे दून यूनिवर्सिटी। दून विश्वविद्यालय के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून विश्वविद्यालय पहुंचे। दून विश्वविद्यालय के नवीन भवनों का किया लोकार्पण। सीएम धामी ने नए दाखिल विद्यार्थियों के दीक्षा आरंभ समारोह में लिया हिस्सा। सीएम धामी ने नव प्रवेशित विद्यार्थियों के दीक्षा आरंभ कार्यक्रम में लिया हिस्सा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत समेत कई मंत्री रहे मौजूद। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत समेत कई मंत्री रहे मौजूद। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे दून यूनिवर्सिटी। दून यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत समेत कई मंत्री इस मौके पर रहे मौजूद। दून विश्वविद्यालय के नवीन भवनों का किया लोकार्पण। सीएम धामी ने नए दाखिल विद्यार्थियों के स्वागत समारोह में लिया हिस्सा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत समेत कई मंत्री इस मौके पर रहे मौजूद। कोडनाम के ग्राम पंचायत ओखललूंगा में बादल फटने की घटना से लगभग 50 परिवारों और गौशाला में पानी घुस गया। प्रभावित परिवारों को ग्रामीणों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखलडूंगा में विस्थापित किया गया है। पूर्व विधायक प्रतिनिधि नैनीताल कृपाल बिष्ट ने बताया है कि ग्रामीणों की पूरी फसल चौपट हो गई है। वहीं 20 परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से स्वास्थ्य केंद्र ओखलडूंगा में शरण लेनी पड़ी है। कालाडूंगी और ओखलडूंगा में बादल फटने से हुई घटना में तमाम स्थानीय लोगों को विस्थापित किया गया है। आज भारी जो वहां का स्थानीय नाला डॉन नाला है उसमें भारी तबाही से लगभग 50 परिवारों को बेघर होना पड़ा है। ग्रामीणों की पूरी जो खेती है पूरी तरह नष्ट हो गई है और लगभग 20 परिवारों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखलडूंगा में शरण ली है। स्थानीय प्रशासन से और संबंधित विभाग से ग्रामीणों द्वारा लगातार उक्त नाले में तटबंध की मांग की गई थी, लेकिन आज तक तटबंध का निर्माण न होने से ग्रामीणों को भारी नुकसान और आपदा की भारी मार झेलनी पड़ी। आज
और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मुकेश, जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, स्थिति बहुत खराब है, लोगों के घरों में पानी भर गया है और भारी मात्रा में लोगों को विस्थापित किया गया है। क्या ताजा स्थिति वहाँ की है? जी मैं आपको बता दूं, जो कल शाम से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है उससे पर्वतीय क्षेत्रों में काफी नुकसान देखने को मिला है और जो वहाँ के मार्ग हैं वो भी अवरुद्ध हो चुके हैं। तो शासन प्रशासन को भी कड़ी मशक्कत वहाँ पर करनी पड़ रही है, लेकिन जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी वहाँ पर मौजूद हैं तो शासन प्रशासन के माध्यम से उनको जो निर्देश दिए गए हैं, वो जो 20 परिवार वहाँ पर अभी विस्थापित किए गए हैं तो उनको वो देख रहे हैं और काफी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, तो स्थिति अभी भी भयावह बनी हुई है। जो तमाम परिवारों को विस्थापित किया गया है उनको किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं और खाने पीने की इस समय क्या व्यवस्था है? ग्रामीणों द्वारा वहाँ पर खुद ही जो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनसे हमने संपर्क किया तो उनके द्वारा वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है भोजन की। और अभी फिलहाल जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाती है तब तक वो 20 परिवार वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही रहेंगे। जी प्रशासन की ओर से राहत सामग्री से लेकर दवाइयों, इन तमाम इंतजामों की लेकर क्या स्थिति है? तक राशन की बात कहें तो वहाँ पर भी मार्ग अवरुद्ध हैं, जिस कारण से थोड़ी परेशानियों का सामना भी उनको करना पड़ रहा है। परंतु जो ग्रामीण वहाँ पर अन्य ग्रामीण मौजूद हैं उनके द्वारा वहाँ पर राशन की और व्यवस्था पूरी की जा रही है और जो स्वास्थ्य केंद्र कर्मी वहाँ पर हैं, जो दवाई वगैरह है तो उनके द्वारा वहाँ पर सभी लोगों को दी जा रही है। जी जिस तरह से ओखलढुंगा में बताया जा रहा है कि 20 से अधिक परिवारों को विस्थापित किया गया है, क्या वहाँ पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रह रहे हैं या उस एरिया के तमाम लोगों को वहाँ से दूसरी जगह पर पहुँचा दिया गया है? जी मैं आपको बता दूं, जो 50 परिवार हैं वो ज्यादा ये कल बादल फटने के कारण से प्रभावित हुए थे, लेकिन उनमें से जो 20 परिवार थे अति संवेदनशील जगह में थे, जिस कारण से वहाँ के स्थानीय ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उनके रहने की व्यवस्था बनाई और जो निकटवर्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर है तो वहाँ पर स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था करी गई है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्थायी व्यवस्था की गई है, अभी तक आपने जानकारी दी कि 50 परिवार हैं जिनमें से 20 से अधिक कुछ परिवारों को विस्थापित कर दिया है। जो परिवार वहाँ पर रह रहे हैं उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से उन तक मदद पहुँचाई जा रही है? जी जो 30 परिवार वहाँ पर अभी भी वर्तमान में रह रहे हैं तो वो उतने अभी अति संवेदनशील नहीं माने जा रहे हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा जो घर पड़ता है वो पर्वतीय उसमें पड़ता है, तो इस कारण से वो लोग अभी सुरक्षित हैं। और जो 20 परिवार ये थे ये बिल्कुल असुरक्षित वहाँ पर महसूस इनको किया जा रहा था, तो इनको तुरंत ही वहाँ से विस्थापित किया गया। जी बिल्कुल मुकेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से ओखलढुंगा में बादल फटने से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि 20 से अधिक परिवारों को विस्थापित कर दिया गया है, उनकी राहत का इंतजाम कर दिया गया है। तो तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं, भयानक तस्वीरें हैं। जिस तरह से बादल फटने से स्थानीय लोगों के जीवन में भूचाल आ गया है। 20 से अधिक परिवारों को बताया जा रहा है कि यहाँ से विस्थापित किया गया है, उनके लिए राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। फिलहाल उनको पास के स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है। इसके अलावा कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो वहां पर हैं, लेकिन अभी अति संवेदनशील एरिया से उन्हें बाहर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि देर रात से ही हो रही तेज बारिश से ओखलढुंगा में भारी नुकसान हुआ है। ये भी बता दें कि तेज बारिश के चलते ओखलढुंगा में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, साथ ही फसल भी चौपट हो गई है। वहीं बारिश के चलते नाले का मलबा आने से गांव की सड़कें पूरी तरह से जाम हो गई हैं। ग्रामीण गिरीश तिवारी ने बताया है कि गांव के नाले में भरा पानी लोगों के लिए नई मुसीबत का कारण बन गया है और गौशाला को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र ओखलढुंगा में शरण ले रखी है, साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। हम ये ओखलढुंगा जिला नैनीताल के ओखलढुंगा गांव में है। यहाँ डाउन गधेरे ने पूरी इस तरह से तबाही मचाई पड़ी है काफ़ी सारे घरों में और आंगन में। ये खेत थे लहलाते हुए, जहाँ नाला बह रहा है, पीछे आप शोर सुन रहे हैं, नाले का शोर है। कल रात 3 बजे से लोग परेशान हैं। काफ़ी सारे घरों में यहाँ ये नाला घुस चुका है, गौशाला का नुकसान हो चुका है और लोगों ने जो है यहाँ वेलनेस सेंटर आयुर्वेदिक अस्पताल में शरण ली गई है। कहीं से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं हो रही है। शासन प्रशासन से हमारी गुजारिश है, अगर किसी भी रास्ते से कहीं से जेसीबी आ सकती है तो इस नाले को अपना
मूल जगह पर पलटाने की में मदद करें, जेसीबी भेजने की कृपा करें। अगर रात को और बारिश हो गई तो पूरा का पूरा गांव तबाह होने में टाइम नहीं लगेगा। हम लोग शरणार्थी बने पड़े हैं यहाँ हॉस्पिटल। रामनगर में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तेज बारिश के चलते रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर बैलागढ़ नाला उफान पर आने से दोनों तरफ वाहन फंस चुके हैं, जिसके कारण यहां पर लंबा जाम दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने तेज बारिश के चलते मैलागढ़ नाला उफान पर आने से यातायात बाधित होने के कारण साथ ही मौके पर पहुंचे पुलिस विभाग ने यातायात को दुरुस्त करने के लिए, सुचारू रूप से करने के लिए इंतजामात किए हैं। देखिए, आज सुबह से तेज बारिश होने की वजह से पहाड़ पे काफी पानी है, वो बोल्डर के रूप में जो भी नदी नालों में आ रखा है। बेलगढ़ वाले को भी आज यही स्थिति रही और लगभग यहाँ 20 से 25 मिनट हमारा यातायात बाधित रहा। दोनों ओर से गाड़ियाँ लग गई थी क्योंकि ऊपर से बोल्डर पत्थर आ रहे हैं। थोड़ा कम होने पर और ट्रैफिक को हमारे द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है और लोगों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। मामला सर, रात से बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत तगड़ी बारिश हुई थी, तो नाला हमारा बेलगढ़ नाला उफान पे है उस टाइम से। तो यहाँ पे करीबन 3 घंटे से जाम की स्थिति बनी हुई है। सारे वाहन खड़े हैं, 1 किलोमीटर तक का जाम लग गया है। तो उसके बाद इंटरसेप्टर को फ़ोन किया गया, तो पुलिस ने आगे इस जाम को अपने सिरे से खाली करवाए, सारे वाहन यहाँ से आगे बढ़वाए, तो जाम हटवाया गया। तो अब सुचारू रूप से वाहन चल रहे हैं। मामला सर, और इसी खबर पर रामनगर से हमारे साथ संवाददाता रोहित गोस्वामी जुड़ चुके हैं। जी रोहित, जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने इस जाम को खुलवाया है, हालत गंभीर बताई दे रही है, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, क्या स्थिति इस समय की बनी हुई है वहां पर? जी, मैं आपको बताऊं कि देर रात से जो है तेज बारिश यहाँ रामनगर में हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और जो यहाँ का जो रामनगर हल्द्वानी मार्ग का बेलगढ़ नाला था वो उफान पर आ गया था, उससे यातायात बाधित रहा। और जो पुलिस कर्मी वहाँ पे मौके पे पहुंचे, उनके द्वारा जो है वाहनों को सुचारू रूप से निकाला गया। फिर अभी जो है स्थिति वहाँ पे की सामान्य है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि भारी मात्रा में वाहन फंसे हुए थे और कहीं ना कहीं अपनी जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार कर रहे थे। सुरक्षा के को लेकर पुलिस ने अब क्या इंतजाम किए हैं, क्योंकि जो लोग आर पार जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जान हथेली पर रख कर इस नाले को पार कर रहे हैं। जी, सुरक्षा की जो बात की जाए तो वहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे और उनके द्वारा ही लोगों को वहाँ पे से पार कराया जा रहा था कि किसी तरीके की दुर्घटना ना हो। और अभी जो है मौके पर जो है पुलिसकर्मी वहाँ पर हैं कि अगर नाला अगर दोबारा फिर उफान पर आता है तो लोगों को वहाँ पे सतर्क करेंगे और ताकि लोग नाले को पार ना करें। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने कहा है कि सतर्क करने की भी बात यहाँ पर पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है, क्या रूट को डाइवर्ट भी किया गया है? यदि इस रूट को बंद किया जाता है तो क्या लोगों को दूसरे रास्ते से निकलने की सलाह दी जाएगी? जी, हल्द्वानी जाने का एक यही मार्ग है और जी उस रूट को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। अगर डाइवर्ट करते हैं तो काफी दूर से होकर जाना पड़ता है। जी बिल्कुल रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से हमारे संवाददाता रोहित इस बात की जानकारी दे रहे थे कि नाला उफान पर है, पुलिस ने तमाम व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। खुद यात्रियों की यहाँ पर मदद पुलिस के द्वारा की जा रही है, उन्हें नाले से बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप लगातार जिस तरह से देख पा रहे हैं, भारी जाम की समस्या इस समय बनी हुई है। मूसलाधार बारिश के चलते जिस तरह से नाला उफान पर बना हुआ है, पुलिस ने, हालांकि पुलिस विभाग ने तमाम लोगों को यहां पर तैनात कर रखा है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जानकारी हमारे संवाददाता ये भी दे रहे थे कि कई लोग ऐसे थे, कई गाड़ियां ऐसी थी जो नाले में फंसी हुई थी, जिन्हें पुलिस की टीम की मदद के द्वारा बाहर निकाला गया है। लेकिन इस रूट को डाइवर्ट करना मुश्किल है, इसलिए कहीं ना कहीं मुश्किलों से जूझकर भी यात्रियों को इसी रास्ते के द्वारा अपना रास्ता पार करना पड़ रहा है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाना है। राजधानी देहरादून के निजी चिकित्सालय में ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को विश्व स्तनपान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आने वाले समय में महिलाओं को स्तनपान के लिए जागरूक होना बेहद जरूरी है। आज के समय में कामकाजी महिलाएं नवजात शिशुओं का ध्यान नहीं रख पाती, जिससे उन्हें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए स्तनपान अति आवश्यक है। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को जागरूक
करने का काम किया जाता है और इससे अभियान के रूप में पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची थी। उन्होंने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है। उन्होंने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए ये भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में होने चाहिए ताकि युवा पीढ़ी को जागरूकता पहुंचाई जा सके। कामकाजी महिलाएं कई बार कहीं ना कहीं परिवार में छोटे नवजात शिशुओं की अनदेखी करती हैं और इस अनदेखी की वजह से नवजात शिशुओं को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां देश भर में इन दिनों अपने बोल्ड फैसलों के लिए जाने जा रहे हैं, वहीं अपनी कार्यकुशलता से सीएम धामी पीएम मोदी के खास भी हो चुके हैं, जिसका उदाहरण है कि पिछले 2 दौरों में सीएम धामी जब भी दिल्ली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात जरूर हुई है और राज्य के लिए कुछ न कुछ सौगातें जरूर लेकर आए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में सत्ता संभाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूं तो लगभग 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इन 2 सालों में सीएम धामी देश के सभी मुख्यमंत्रियों में अपनी एक पहचान भी बना ली है। लेकिन सबसे खास बात ये कि सीएम धामी ने अपनी कार्यकुशलता से पीएम मोदी का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसमें सीएम धामी अब पीएम मोदी के चहेते सीएम बन गए हैं। सीएम धामी पिछले 1 महीने में यूं तो 3 बार दिल्ली गए हैं और 2 बार पीएम मोदी से मुलाकात कर राज्य के लिए तमाम सौगात लाने का दावा किया है। वहीं दिल्ली दौरे पर गए सीएम धामी ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि राज्य की जरूरत के हिसाब से केंद्र सरकार लगातार राज्य की मदद कर रही है। जो मंदिर माला मिशन है उसमें हमारे 16 प्रमुख मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उनका चौड़ीकरण करने के लिए और उनको उच्चीकृत करने के लिए एक सर्किट के तहत एक दूसरे से जोड़ने के लिए, चूँकि बहुत सारा काम राज्य सरकार उसमें कर रही है, जैसे वन भूमि का हस्तांतरण है, इसके अलावा मुआवजा इत्यादि की प्रक्रिया है, उन सबको राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। भूमि अधिग्रहण से लेकर हस्तांतरण से लेकर इसी में 1000 करोड़ रुपए की उस मार्ग को उच्चीकृत करने के लिए 2 लेन के लिए आवश्यकता है। उसका भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। साथ में देहरादून में न्यू मेट्रो की स्वीकृति के लिए भी, जिसके लिए हमने पहले भी भारत सरकार से अनुरोध किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने उसका अनुरोध किया है। वहीं भाजपाई राज्य में धामी और केंद्र में मोदी की सियासी केमिस्ट्री को अपने अलग अंदाज में समझा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का अपना अलग तर्क है। कांग्रेस कटाक्ष करते हुए राज्य की डबल इंजन की सरकार पर ही वार कर रहे हैं। निश्चित रूप से राज्य के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जिस तरह से उत्तराखंड राज्य के अंदर उत्तराखंड के विकास के लिए दूरगामी फैसले लिए गए, निश्चित ही एक सराहनीय पहल है। कल उनकी प्रधानमंत्री जी से भेंट थी। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति जो असीम प्रेम और स्नेह है वो सब परिलक्षित होता है। अनेकों योजनाएं उत्तराखंड राज्य के अंदर प्रारंभ हुई है। जिस भी योजना पे राज्य सरकार ने मांग की है, मुख्यमंत्री जी ने मांग की है, प्रधानमंत्री जी ने उसकी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली दौरे पर गए। जब वो दिल्ली दौरे पर जाएंगे तो डबल इंजन की सरकार है, झोली खाली तो नहीं आनी चाहिए, कुछ ना कुछ उस झोली में होना ही चाहिए। पता चलेगा कि 2024 का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं या सांप्रदायिकता के नाम पर लड़ते हैं, ये पता चल जाएगा। और अगर विकास क्या होगा तो बात करेंगे विकास की, और विकास नहीं क्या होगा तो बात करेंगे विनाश की। उत्तराखंड राज्य भले ही भौगोलिक दृष्टि से दूसरे राज्यों की तुलना में अलग हो, लेकिन राज्य में सीएम धामी के द्वारा लिए गए फैसले दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।